राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी सीटेट की प्लेलिस्ट चल रही है बहुत अच्छी जा रही है। आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो बहुत अच्छा है। ऐसे ही वीडियो को आप देखते रहें क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आने वाला है। कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अब मात्र आपके एग्ज़ाम में है जो 16 दिन बचे हुए हैं और 16 दिन में जो है हमें क्या करना है, इन सारे PYQ को कर लेना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज मैं आपको अभी जो है इसमें CDP और मैथ करा दूंगा। बाकी इसका जो है वो मैं आपको EVS और हिंदी इंग्लिश वो मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो दोस्तों अगली क्लास में करा दूंगा। तो यहाँ पे ये जो है सीटेट परीक्षा 2022 के हैं जो कि 2023 में पेपर हुए थे। 2 फरवरी 2023 को पेपर हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर है। तो सबसे पहले यहाँ पे CDP के क्वेश्चन है। तो आइए CDP के क्वेश्चन करते हैं दोस्तों जी। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसका तर्क है, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषत अनुक्रियाशील होते हैं। तो जो इनके विकल्प हैं ये दोस्तों हमेशा समान रहते हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके विकल्प जो हैं वो समान रहेंगे। तो ए है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और आपका सी है, ए सही है आर गलत है। और डी है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आपका यहाँ पे जो सही उत्तर है दोस्तों वो ए है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं कैसे। स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थी को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब बच्चा शुरुआत में स्कूल जाता है तो उसको सारे संसाधन देना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, विकास के वे चरण हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषत अनुक्रियाशील होते हैं। अतः जब वे ऐसे वातावरण को प्राप्त करते हैं जिसमें कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप चित्रों, विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर के माध्यम में लिखित सामग्री प्रदर्शित हो, तो ऐसी परिवेश उनके अधिगम में सहायक सामग्री की तरह कार्य करता है और वे प्रिंट या चित्र देखकर आसानी से चीज़ों को समझने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इसमें आप अगर सीटेट का पेपर आपका 21 तारीख को है तो आप जो हैं वो कोहलर, जीन पियाजे, लेवियोस्की इनको पढ़ के ज़रूर जाएं। इनके प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं तो इनको पढ़ के ज़रूर जाएं। बाकी आपका मैथ में मैं बता दूंगा कौन से प्रश्न बनते हैं, आपके हिंदी में मैं बता दूंगा कौन से प्रश्न बनते हैं, इंग्लिश में बता दूंगा, EVS में आपके कौन से प्रश्न बनते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। चलिए दोस्तों, ए इमोशनल भावनात्मक, बी शारीरिक, सी संज्ञानात्मक और डी सामाजिक। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है वो संज्ञानात्मक को पढ़ा जाता है। विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से संबंधित है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है क्योंकि वह इन अवसरों से सीखकर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? सामाजिक मीडिया, परिवार और कानून और धार्मिक संस्थाएं। तो दोस्तों वो सही उत्तर होता है परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण, नकल करना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका ए संवेदीगामक। दोस्तों यहाँ से आपको मैं एक और बात बता दूं कि सजगता के साथ शुरुआत करते हैं और संवेदीगामक कौशल के जटिल संयोजन के साथ समाप्त होते हैं। संवेदी प्रेरक अवस्था की विशेषताएं वस्तु स्थायित्व, प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार, कार्य कारण की अवधारणा को विकसित करता है। सरल सजगता और अलगाव की चिंता, प्रेरक गति के साथ इंद्रियों का समन्वय,
तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक से विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल से के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका मूर्त संक्रियात्मक। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचता है? अनुपाल और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास और यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर है, डी है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और की महत्वता पर बल दिया है। सांस्कृतिक उपकरण और दंड, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कारों, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं, जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा। तो सी है दोस्तों, लेव वाइगोस्की ने सी दोस्तों आपका सही है, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका समय बच सके। हमें सिर्फ इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे हमें उतने क्वेश्चन याद रहेंगे और जब हम एग्ज़ाम देंगे तो इन्हीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वहाँ हम इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बने। बी है आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। सी है जानकारी संभरक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता। और डी है दोस्तों आपका अनुदेशक अनुकरणकर्ता। तो ए आपका सही उत्तर है, ए है सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से तथा ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रखकर तथ्यों को याद करने के बजाय अवधारणाओं की समझ को महत्व देकर केंद्रित करें। क्यों? जब बच्चे अवधारणाओं को समझ स्वयं से करेंगे तो उनमें एक प्रभावी अधिगम का निर्माण होगा। अतः अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को सुसाधक को भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यवहार का अनुकूलन। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना केवल व्यवहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। तार्किक, गणितीय, संगीतीय, शारीरिक गति संवेगी और अंतर व्यक्तित्व। तो दोस्तों वो समझाती अच्छा है तो आपकी तार्किक गणितीय होगी। चलिए अब आपका अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न आ गया। तो आपका अभिकथन है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किस कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क है, प्राइवेट स्पीच हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। तो आपका जो विकल्प है वो समान रहते हैं। मैंने आपका बताया था ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या बी बताया था, सी बताया था। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, सी है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती हैं? केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, और सी है आपका व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतक्रिया की वजह से
और डी है आपका ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय कारकों की वजह से। तो सी आपका एकदम सही उत्तर है, सी हो जाएगा, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतक्रिया की वजह से। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप और मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो दोस्तों ए इसका सही उत्तर होगा, रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखें और सारी वीडियोस देख लें ताकि आपका पूरे सेट कंप्लीट हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करें, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहारों ही मनाएं, गौर समझने वाले समूहों में आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, और डी हो जाएगा, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? विचारों की अनमयता, परासंज्ञान, स्व पूछताछ और स्व आकलन, सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो ए है आपका विचारों की अनमयता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किन की जरूरतों को पूरा करती है? विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, जो प्रतिभा संपन्न हैं, और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। यहाँ पे दोस्तों आपके कोड दिए हुए हैं, आपको कोड में उत्तर देना है। तो आपका डी सही है, चारों सही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों सही हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? प्रामस्तिष्क, पक्षाघात, पठन वैकल्य, स्वलीनता और गतिमान अक्षमता। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा वो है बी आपका एकदम सही उत्तर है। दोस्तों एक और बात आपको बता दूं, ये ऑटिज्म और ये वाली जो बीमारी हैं इनको जरूर पढ़ के आएँ, इनसे प्रश्न जरूर बनता है। स्वलीनता आपेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? सामाजिक और संप्रेषण कौशल, दृष्टि, एकाग्रता की क्षमता और शारीरिक समन्वय। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, ए है स्वलीनता। ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती, उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? चलचित्र और वीडियो के बिना उपशीर्षकों के दिखाना, मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप का इस्तेमाल करना, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। सी आपका एक सही उत्तर है दोस्तों, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, क्योंकि उन्हें सुनाई नहीं देता, तो आप जब उन्हें दिखाएंगे तभी उन्हें समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपका, बच्चे रिक्त स्थान की ओर सीखते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों डी आपका सही उत्तर होगा, बच्चे हमेशा सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? अधोरेखांकन और
चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सृजन करना और निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, निष्क्रिय अनुवाचन करना। चलिए दोस्तों, अब आपका अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न आ गया है। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। तर्क है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो आपका ए हो जाएगा और बी सी डी ऑप्शन विकल्प आपको पता है कैसे होंगे। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या जो समान रहते हैं। तो सी आपका सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। तो अपसारी, अभिसारी, भ्राम रूप से अनुकूलित और अतार्किक। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो आपका ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अनुक्रिया समुच्चय, प्रयत्न त्रुटि विधि, अनुरूपक चिंतन और कंठस्थीकरण। तो दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है, अनुरूपक चिंतन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है कंठस्थीकरण, विस्मरण, चयनात्मक ध्यान और परासंज्ञान। तो दोस्तों डी आपका एकदम सही उत्तर है, डी है परासंज्ञान। अगला प्रश्न है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। आपको डेली सीटेट की जब तक आपका एग्ज़ाम होगा आपकी बहुत बड़ी प्लेलिस्ट होगी, तो आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान के लिए सीखना ब्रह्म अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्य को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने और संदेहों को दूर करने। तो सी आपका सही उत्तर है, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर ना दिए जाएं। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए है दोस्तों विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का वार्षिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता और तंत्र का संबंधी न्यूनता। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका हो जाएगा वो है योग्यता का वार्षिक मत। दोस्तों यहाँ पे आपके सीडीपी के प्रश्न समाप्त हुए। अगले वीडियो में आपको मैथ की वीडियो दे दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आपकी वीडियो बहुत लंबी हो। बहुत कम समय आपको लगेगा इस वीडियो को देखने के लिए और आपकी पूरी सीडीपी कवर हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।